मेल इनफर्टिलिटी के अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बताया था कि इसके कुछ सर्टेन कॉजेज़ हैं। आज ये वीडियो इस मामले में कि वो कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हर एक कॉज के पीछे कौन सा मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन से मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट में ऐसा होगा जिसमें आपको मेडिकेशन या फिर सर्जरीज़ या फिर किसी भी मेडिसिन का सहारा नहीं लेना है। आपके लिए दूसरा तरीका अडॉप्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, यानी स्पर्म डोनेट करवाना या फिर बाकी सब चीज़ें। आपके पैसे बहुत बहुमूल्य हैं, सो दैट्स वाई उसका यूज़ जो मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव वे हो उसमें किया जाए। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के लास्ट तक। आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के 10 मेजर कॉज के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के जो मेजर 10 कॉज हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी या फिर अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे बड़ा कारण मेल इनफर्टिलिटी का वेरिकोसील होता है। इन्फेक्टिव कॉज भी होते हैं, इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, एंटीबॉडीज़ के कुछ रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से भी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, अनडिसेंट टेस्टिस, यदि कोई डिफेक्ट होता है ट्यूब्स में जो स्पर्म को कंडक्ट करती हैं उसमें भी होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कुछ होती हैं जिसमें ये दिक्कत आती है, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और सबसे लास्ट में प्रायर सर्जरीज़ कुछ होती हैं जिसमें ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिकोसील। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बता रखा है कि वेरिकोसील एक बहुत बड़ा कॉज है मेल इनफर्टिलिटी का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर देखिए। मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण होता है वेरिकोसील, और मोस्ट ऑफ द केसेज में तब फाइंड आउट होता है जब एक कपल जाता है किसी डॉक्टर के पास इनफर्टिलिटी की वजह से। और इसमें होम्योपैथिक दवाइयों का रोल बहुत अच्छा है। यदि आप समय से इसका इलाज शुरू करते हैं, वेरिकोसील की ग्रेडिंग है 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसके भी खुद के अपने कॉजेज़ हैं, ढेर सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील होता है। पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हैम्पर्ड होता है, दैट्स वाई ये दिक्कत होती है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की यूटिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो सर्जरी एडॉप्ट की जाती है, माइक्रो सर्जरी या एम्बोलिज्म टेक्निक, उसके बाद से भी फर्टिलिटी अचीव हो जाएगी ये कोई एश्योर नहीं कर सकता। हो भी सकती है, नहीं भी। तो सेफ हैंड साइड में सबसे अच्छा रहेगा कि किसी भी नियर बाई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। इसमें काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि थ्रू कंजर्वेटिव मोड ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन फर्टिलिटी को अचीव किया जा सकता है। वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्टिव पैथोलॉजी। लोकल इन्फेक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है मेल फर्टिलिटी को थ्रू द स्पर्म काउंट को कम करके, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करके। जो सबसे बड़ा मेजर इन्फेक्शन होता है वो HIV का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा और भी ढेर सारे इन्फेक्टिव कॉज होते हैं। होता क्या है, इन्फेक्शन की वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल होता है। लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर रेज होता है। टेम्परेचर रेज होने की वजह से जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो स्पर्म डैमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा स्पर्म जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। सो दैट्स वाई जो इन्फेक्शन है वो इस तरीके से आपके स्पर्म की क्वालिटी को रिड्यूस करता है और वो उसे इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है। अब आप मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या सेलेक्ट करेंगे? इसमें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा हमें, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें फर्स्ट चॉइस आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट को रखिए। यदि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती देन यू कैन मूव फॉर द होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। कई बार रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो सेमेन बाहर की तरफ निकलना चाहिए वो ब्लैडर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें लोगों में आती हैं। इजैकुलेशन की जो कंप्लेन है इसको कंजर्वेटिव मोड में ही ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरीज इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। सो दैट्स वाई यदि स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशंस के साथ चलें हम लोग, और कुछ एक्सरसाइज और योगा को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें,
तो नो डाउट होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे केसेस में खास करके इजैकुलेशन की दिक्कत में जिसमें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसमें होम्योपैथिक दवाइयों की यूटिलिटी सर्जरी से ज़्यादा अच्छी है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल इनफर्टिलिटी में। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का जो रेगुलेशन होता है और टेस्टिस का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ में सीलिएक डिजीज़ को भी मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका इफेक्ट जो खास करके पर्टिकुलर साइट्स होती हैं उस पर कम हो जाता है सीलिएक डिजीज़ के केसेस में। तो यदि हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा सा भी हुआ तो नो डाउट वो काफ़ी मेजर सेटबैक कॉज करता है स्पर्म के फॉर्मेशन में और बाकी उसकी प्रोसेसिंग में। सो दैट्स वाई ज़रूरी है एक आदमी का हैप्पी बने रहना, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने रहना। नो डाउट हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से इनफर्टिलिटी एक बहुत मेजर कॉज है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी ज़्यादा बेटर रहेगी। क्यों? क्योंकि हार्मोनल थेरेपी पे जब आप एलोपैथी में आप जाते हैं तो उसके बाकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है हार्मोनल थेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल, योगा और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा ऑर्गेनिक रेमेडी यहाँ काम नहीं करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ चलेंगे तो नो डाउट जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसको सेटल किया जा सकता है। एक कंडीशन आती है जिसे अनडिसेंट टेस्टिस कहते हैं। अनडिसेंट टेस्टिस मोस्टली एम्ब्रियोनिक फेज़ में जब बच्चा पेट में रहता है तो उसका टेस्टिस जो होता है वो किडनीज़ के पास होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो टेस्टिस डिसेंड करता जाता है। टेस्टिस इसलिए डिसेंड करता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम रखना होता है बॉडी के टेम्परेचर से, अदरवाइज स्पर्म जो होता है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। सो दैट्स वाई वो स्क्रोटम में आता है और वह इसे किडनीज़ के बगल से लेकर स्क्रोटम तक के पाथ को जो हम कहते हैं वो डिसेंड ऑफ द टेस्टिस कहते हैं। कई कंडीशन में ऐसे होता है कि कोई टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है और वो डिसेंड नहीं कर पाता है। विश्वास मानिए, यदि दोनों टेस्टिस अनडिसेंट हैं तो ऐसे केसेस में कोई तरीका काम नहीं करता है। ज़्यादा बढ़िया होगा आप सीमेन डोनेट करवा लीजिए और उस तरीके से प्रोसीड आउट करिए, पैसा मत अपना बर्बाद करिए, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई डॉक्टर बोलता है नहीं ऐसे हो जाएगा, वो केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है ठीक होने की वो बहुत मिनिमम होती है। सो दैट्स वाई हमें नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे केसेस में सर्जरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। आप ज़्यादा बढ़िया तरीका होगा कि आप स्पर्म को डोनेट करवा के अपना काम करवा लीजिए। अदरवाइज इसमें टाइम और मनी का ज़्यादा वेस्टेज है और इसका जो इम्पैक्ट है या इसकी प्रोग्नोसिस होती है वो बहुत ख़राब होती है, आइदर होम्योपैथिक आइदर एलोपैथिक और एनीथिंग। क्योंकि डिसेंट ऑफ द टेस्टिस यदि इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है तो वो कॉज करेगा 18 ईयर के बाद ही और तब तक बहुत देर हो चुकी है, मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है। यदि कोई डिफेक्ट पैदा हो जाता है उन ट्यूब्स में जो स्पर्म्स को के कंडक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं या फिर जिसके थ्रू होके सीमेन या स्पर्म बाहर निकलता है, जैसे एपिडिडाइमल सिस्ट यदि हो गया तो भी एक इनफर्टिलिटी का एक कॉज बनता है। इसके अलावा कोई लोकल सिस्ट डेवलप हो गई और चाइटिस डेवलप हो रही है तो भी, या फिर कोई भी इंड्यूरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट अफेक्टेड हो सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों का बहुत अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्जिकल प्रोसीजर के बाद से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस जो होगी वो हो सकता है उस ट्यूब को और ज़्यादा ब्लॉक कर दे जिसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इसमें होम्योपैथी ज़्यादा बेटर रोल प्ले करती है और उसका भी एक टाइम लिमिट रखिएगा। यदि वास्तव में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल होगा तो 6 मंथ में मालूम चल जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ चलना चाहिए मालूम करने के लिए कि सिस्ट कितनी डिसॉल्व हो रही है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी क्लिनफेल्सन सिंड्रोम होता है जिसमें 2X and Y क्रोमोसोम होता है। कभी भी मेडिकेशन से सही नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा सीमेन डोनेट करवा के आप अपने काम को प्रोसीड आउट करवाइए, कभी सही नहीं होता। इसके अलावा 2 और भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जिसमें एक कैलमैन एंड कार्टर जीनर सिंड्रोम होता है। यदि ये भी सिंड्रोम आपके साथ है तो नो डाउट सीमेन डोनेशन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी। ज़्यादा बेटर है आप इसी तरीके से प्रोसीड करिए। इसमें कुछ भी मेडिसिन के तरीके से नहीं किया जाता। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो काफ़ी बड़ा और मैसिव इम्पैक्ट रोल प्ले करती हैं आपके सीमेन के प्रोडक्शन, स्पर्म के जेनेसिस और प्रोडक्शन पे, जिसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो होती है वो स्टेरॉइड्स होती हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन की स्टेरॉइडल की यूज़ होती है जो आपके सीमेन की क्वालिटी को ख़राब करती है और डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसे लोग जो लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं, जब वो अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो उनको स्टेरॉइड अपनी बंद कर देनी चाहिए।
दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंसर की कई ऐसे ड्रग्स होती हैं जो टॉक्सिक रोल प्ले करती हैं सीमेंस के ऊपर, स्पर्म के ऊपर। सो नो डाउट ऐसी मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। और भी ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादा बढ़िया है कोई भी मेडिकेशन का सहारा नहीं लेना है। आप उन पर्टिकुलर मेडिसिन को बंद कर दीजिए जब भी आप फैमिली प्लानिंग करते हैं। हाँ, यदि वो मेडिसिन बहुत डीपर इम्पैक्ट पैदा ना की हों, यदि वो डीपर इम्पैक्ट पैदा कर चुकी होंगी तो नो डाउट ऐसे केसेस होम्योपैथिक दवाइयों से भी सॉल्व नहीं होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप सीमेन डोनेट करवा के अपना काम करवाइए। ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नॉमिनल डैमेज है या फिर बहुत कम दिनों से आप स्टेरॉयडल थेरेपी पे हैं, चाहे बाकी सब चीज़, तो आप बाकी होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रायर सर्जरी। कभी भी पहले जैसे किसी का हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ हो, किसी को एपिडिडाइमल सिस्ट का ऑपरेशन हुआ हो, किसी का भी वेरिकोसील का ऑपरेशन हुआ, ये जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं, कोई भी सर्जरी कहीं भी होती है, तो वो वहाँ जब भी आप कभी कट करेंगे तो जो कट पार्ट होता है उसको हीलिंग के लिए जो स्किन होती है वो सैकेट्राइज होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हीलिंग कई बार ये जो चैनल होते हैं जिसके थ्रू स्पर्म का कंडक्शन होता है वो बंद हो जाते हैं। यदि ऐसी कोई सर्जरी पहले हुई होगी और यदि ब्लॉकेज कम्प्लीटली है, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, लेकिन यदि नॉमिनल ब्लॉकेज है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। कई केसेस में हमने देखा कि जहाँ कोई स्कोप नहीं था वहाँ भी केसेस सॉल्व हुए, लेकिन सब जगह नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई यदि प्रायर सर्जरीज़ है, चैनल ओपन है, तो नो डाउट 6 मंथ टू 1 ईयर आप होम्योपैथिक दवाइयों की हेल्प ले सकते हैं। होपफुली इससे आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन यदि आप 6 मंथ 1 ईयर की गैप के ड्यूरिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो देन proceed for the semen donation and that is the most better way to conceive. थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने सीमेन की क्वालिटी को ठीक बनाए रखें, उसके न्यूट्रिशन के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में। और सबसे लास्ट जो टॉपिक होगा वो होम्योपैथिक मेडिसिन का होगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो सीमेन की क्वालिटी को अच्छा बनाती हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से।